इतिहास में वैसे तो कई शासक हुए हैं, लेकिन सोचिए एक ऐसे सम्राट के बारे में जिसकी कहानी एक शानदार पतन और फिर एक बिल्कुल अविश्वसनीय वापसी की दास्तान हो। इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे मुगल सम्राट की कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं जिसकी जिंदगी कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चली। ये दिलचस्प कहानी है हुमायूं की। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मशहूर इतिहासकार लेन पूल ने उनके बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। ये सच में एक बहुत बड़ी विडंबना है ना? और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का मूल सार भी है। देखिए, हुमायूं शब्द का असल मतलब ही होता है भाग्यशाली। 6 मार्च 1508 को काबुल में जन्मे हुमायूं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और माहम बेगम के सबसे बड़े बेटे थे। नाम सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि किस्मत ने हमेशा इनका साथ दिया होगा, है ना? लेकिन इस नाम की भारी भरकम उम्मीदों और उनकी असल जिंदगी के दर्दनाक सफर में जमीन आसमान का अंतर था। भाग 1, सिंहासन और शुरुआती चुनौतियां, द वेट ऑफ द क्राउन। 1530 में बाबर की मृत्यु के तुरंत बाद हुमायूं सिर्फ 22 साल की कम उम्र में आगरा के सिंहासन पर बैठे। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो देखने में तो बहुत नेक और आदर्शवादी था, लेकिन आगे चलकर ये एक बहुत बड़ी, बल्कि कह सकते हैं कि घातक रणनीतिक भूल साबित हुआ ये कि अपने पिता बाबर की वसीयत का सम्मान करते हुए उन्होंने इस पूरे साम्राज्य को अपने भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल के बीच बांट दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने उनकी अपनी ही ताकत को टुकड़ों में बांट दिया। सोचिए, जब आगे चलकर हुमायूं पर सबसे बड़ा संकट आया तो इन्हीं भाइयों ने उनका साथ देने के बजाय उनके खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। और अगर घर के अंदर की ये मुश्किलें काफी नहीं थीं, तो बाहर के खतरे भी बहुत तेजी से अपना सिर उठा रहे थे। ये युवा सम्राट अचानक से दो तरफा दबाव में बुरी तरह फंस गया था। एक तरफ पूर्व में अफगान शासक शेरशाह सूरी लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा था, तो दूसरी तरफ पश्चिम में गुजरात का बहादुर शाह मुगलों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। मतलब हुमायूं एक ही समय पर दो बहुत ही मजबूत क्षेत्रीय ताकतों के बीच पिस रहे थे। भाग 2, हार और निर्वासन, द 15-year exile। यहाँ से घटनाओं की गति एकदम तेज हो जाती है और वो विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है। 1530 में राज्याभिषेक हुआ, लेकिन फिर शेरशाह सूरी ने उन्हें 1539 में चौसा के युद्ध और ठीक अगले ही साल 1540 में कन्नौज के युद्ध में करारी शिकस्त दी। हुमायूं को अपनी सत्ता खोकर भारत छोड़कर भागना पड़ा और इन 15 सालों के बेघर और भटकने वाले दौर में ही 1542 में अमरकोट के राजा के महल में उनके बेटे अकबर का जन्म हुआ। जरा कल्पना कीजिए, एक सम्राट जिसके पास उस समय अपने नवजात बच्चे को देने के लिए अपना खुद का कोई महल तक नहीं था। दर दर की ठोकरें खाने के बाद आखिरकार उन्हें ईरान के शाह तहमास्प के यहाँ शरण मिली। और सच मानिए तो ये कदम हुमायूं के लिए एक सच्चा जीवन दान साबित हुआ। ईरान में बिताया गया वो समय कोई साधारण समय नहीं था। यहाँ से उन्हें न सिर्फ अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाने के लिए वो बहुत ही जरूरी सैन्य समर्थन मिला, बल्कि फारसी कला और संस्कृति को बहुत करीब से जानने और महसूस करने का मौका भी मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक नया मोड़ लेता है। भाग 3, सत्ता में वापसी, रिक्लेमिंग द थ्रोन। हार मान लेना तो जैसे सम्राट की नियति ही नहीं थी। ईरान के शाह की मदद से हुमायूं ने एक बहुत ही व्यवस्थित और सधी हुई योजना के साथ वापसी की। पहले कदम के रूप में उन्होंने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की, और तब तक भारत में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी, जिससे सूरी साम्राज्य अंदर से कमजोर पड़ने लगा था। हुमायूं ने इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाया। 1555 में सरहिंद के युद्ध में अफगानों को निर्णायक रूप से हराकर उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली के तख्त पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में ही देखा था, वो विडंबना उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। 1556 में अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पाने के कुछ ही समय बाद एक बहुत ही दुखद घटना घटी। हुमायूं अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। जिस इंसान ने 15 साल तक इतना कड़ा संघर्ष करके अपना साम्राज्य वापस पाया था, वो अंत में सचमुच एक सीढ़ी से लड़खड़ाकर इस दुनिया से चला गया। भाग 4, सांस्कृतिक और बौद्धिक योगदान, अ लास्टिंग कल्चरल मार्क। युद्ध और संघर्ष के इस शोरगुल से अलग इस पूरी कहानी का एक बहुत ही शांत और विचारशील पहलू भी है। उनके सांस्कृतिक योगदान असल में बहुत गहरे और स्थायी थे। उन्होंने दिल्ली में यमुना तट पर दीन पनाह नाम के एक नए शहर की स्थापना की थी,
जिसका अर्थ है धर्म का रक्षक। आज का जो पुराना किला है ना, वो उसी का हिस्सा है। वे इसे एक महान बौद्धिक केंद्र बनाना चाहते थे। और हाँ, निर्वासन से लौटते समय वे ईरान से मीर सैयद अली और अब्दुस समद जैसे महान चित्रकारों को अपने साथ ले आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन कलाकारों ने ही भारत में उस शानदार मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी जो आगे चलकर पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। और अब एक ऐसा तथ्य जो उनके व्यक्तित्व में एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही दिलचस्प रंग भरता है। हुमायूं केवल एक योद्धा नहीं थे, उन्हें खगोल विज्ञान और ज्योतिष का बहुत गहरा शौक था। वे ग्रहों की चाल और स्थिति में इतना ज्यादा विश्वास रखते थे कि उसी के अनुसार अपने कपड़ों का रंग तक तय करते थे। उन्होंने खगोलीय गणनाओं के लिए कई यंत्र भी बनवाए थे, जो उनके ज्ञान के प्रति इस गहरे प्रेम को साफ साफ दर्शाता है। प्रशासन के मोर्चे पर भी उनका विजन बहुत स्पष्ट और दूरदर्शी था। उन्होंने प्रशासन को 3 अलग-अलग वर्गों में बांटा था। मनोरंजन और शाही दरबार के लिए अहले मुराद, धार्मिक कार्यों के लिए अहले सादात और प्रशासनिक कार्यों के लिए अहले दौलत। हालांकि ये सच है कि लगातार युद्धों और निर्वासन के कारण वे इस ढांचे को पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतार पाए, लेकिन इसी सोच ने आगे चलकर अकबर की उन महान प्रशासनिक और शासन नीतियों के लिए एक बेहद मजबूत आधार तैयार किया। ये बात भी बेहद खास है कि उनकी कहानी और उनकी यादों को हमेशा के लिए अमर बनाने का श्रेय उनके जीवन से जुड़ी महिलाओं को जाता है। उनकी पत्नी हाजी बेगम ने वास्तुकला की एक बहुत ही शानदार मिसाल पेश करते हुए हुमायूं का मकबरा बनवाया, जो आज एक यूनेस्को विश्व धरोहर है। और वहीं उनकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखकर उनके जीवन, उनके संघर्षों और उनकी जीत का सबसे सटीक ऐतिहासिक विवरण दुनिया के सामने रखा। भाग 5, ऐतिहासिक विरासत और निष्कर्ष, द रेजिलिएंट एम्परर। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हुमायूं स्वभाव से बहुत उदार और अपनों पर हद से ज्यादा विश्वास करने वाले इंसान थे, जो अक्सर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। लेकिन अंततः एक शासक के रूप में उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका अटूट धैर्य और लचीलापन। उन्होंने बार बार गिरकर दोबारा खड़ा होना सीखा। और इस विश्लेषण के अंत में हम एक ऐसे सवाल पर पहुंचते हैं जो इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। अगर हुमायूं ने कभी दिल्ली का तख्त वापस नहीं पाया होता, तो आज भारत का इतिहास कैसा होता? ये सच में सोचने वाली बात है। बिना उनके उस नाटकीय वापसी के महान अकबर का युग कभी नहीं आता, और मुगल साम्राज्य की जो एक विशाल सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत हम आज देखते हैं, उसका शायद कोई वजूद ही नहीं होता। उनके जीवन की वो लगातार लड़खड़ाहट ही थी जिसने अनजाने में ही सही इतिहास के एक बहुत बड़े और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी।